आगे बढ़ते हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है कौन से साल में स्टार्ट हुआ है? गेस। रशिया और यूक्रेन का, ये रूस का और यूक्रेन का युद्ध कौन से साल में स्टार्ट हुआ? 2022 में स्टार्ट हुआ। और इसका इम्पैक्ट ऑयल के प्राइसेस पे क्या पड़ा वो भी डिस्कस करेंगे। तो लिखिए, रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया यूक्रेन का वॉर कब हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में इनके बीच में वॉर स्टार्ट हुआ। वॉर के स्टार्ट होने के रीजन क्या थे, पहले वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं कि इसका ऑयल के प्राइसेस पे इंपैक्ट क्यों पड़ा। तो पहली बात, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। अब आप कहें नाटो क्या चीज है ये? अच्छा, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो की फुल फॉर्म है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है किसके? नाटो के। अब नाटो में हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, जीके का पार्ट है। पर नाटो को बनाया इसलिए गया था ताकि अमेरिका रूस को अपने प्रेशर में डाल सके, या यूं कहिए अमेरिका और रशिया का युद्ध काफी टाइम से चल रहा है। मैंने वॉर उनके बीच में काफी टाइम से है, कोल्ड वॉर कहते हैं इसे, ठंडा युद्ध, शीत युद्ध। तो रशिया और अमेरिका में तनातनी काफी लंबे समय से है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में समाप्त हुआ तो उसके बाद रशिया और अमेरिका के बीच में नंबर 1 बनने की होड़ चल पड़ी थी। इन दोनों में काफी इंटरनल जेलसी पैदा हो गई थी। अमेरिका चाह रहा था कि रूस जो उससे कॉम्पीट करता है उसे मैं बर्बाद कर दूं, और रूस चाह रहा था कि मैं यूएसए को बर्बाद कर दूं। मगर ज्यादातर केसेस में हम देखें तो सफल कौन हुआ? अमेरिका। आज अमेरिकन जीडीपी वर्ल्ड की नंबर 1 जीडीपी है, लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर है अमेरिकन जीडीपी, और रूस की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर से भी नीचे है। तो डिफीट अंततः कौन हुआ इस वॉर के अंदर? इस कोल्ड वॉर में रशिया डिफीट हुआ, देखा जाए तो। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका ने नाटो फोर्सेस बनाई। नाटो फोर्स एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका ने कहा कि पूरा वर्ल्ड 2 में डिवाइड हो जाओ, जो रशिया साइड है या फिर हमारी साइड है। मगर जो
देश, जिस देश पर रशिया हमला करेगा उस देश की सपोर्ट में पूरी नाटो कंट्रीज खड़ी हो जाएंगे। जितने नाटो देश हैं वो सब मिलके उसका सामना करेंगे। माने एक भी देश पर अटैक हुआ तो सभी मिलके उससे लड़ेंगे। तो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसे बनाया किसने है? अमेरिका ने। यूक्रेन जो है वो रूस का पड़ोसी देश है। अगर ये नाटो में शामिल होता है, नाटो में शामिल होना मीन्स अमेरिका के करीब पहुंच जाना या अमेरिका के करीब चले जाना, और अमेरिका के करीब चला गया वो तो रूस को फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। फ्यूचर में रूस की बॉर्डर पे यूक्रेन है और अमेरिका वहां पहुंचकर रूस पर हमला भी कर सकता है। तो रूस नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन ज्वाइन करे नाटो को। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यूक्रेन रूस के बॉर्डर पे है। रूस नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर वाले देश ज्वाइन करें नाटो को। नाटो को ज्वाइन करना मीन्स अमेरिका के साथ हो जाना, और फ्यूचर में अमेरिका नाटो की जमीन को यूज कर कर रूस पर हमला भी कर सकता है। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा पड़ोसी देश हमारे दुश्मन देश के साथ चला जाए, कि पड़ोसी मीन्स बॉर्डर कॉमन है फिर, और अगर वो देश उस देश का इस्तेमाल करके, माने अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल करके रूस पर हमला करेगा तो इसलिए काफी इजी हमला करना, क्योंकि बॉर्डर पे यूक्रेन उसका साथी होगा। दैट इज वाई। खैर वो सारी बातें दूसरी हैं। अब जब ये वॉर होता है यूक्रेन और रशिया का, आपने देखा होगा काफी दिक्कतें पैदा हो गई थी। यूक्रेन में हमारे काफी इंडियंस थे जो वहां से भागकर वापस आ गए थे जान बचाकर, स्टूडेंट्स थे काफी, ऐसा हुआ था। मगर इस वॉर से तेल काफी सस्ता हो गया था। क्यों सस्ता हुआ तेल? इसलिए क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने कहा कि हम रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाते हैं। राइट? अब प्रतिबंध लग गए तो दुनिया के काफी देश फिर रूस से तेल नहीं ले सकते हैं, और रशिया की ज्यादातर कमाई किससे होती है? तेल और गैस को बेचकर। युद्ध के समय सबसे ज्यादा किसी देश को चाहिए तो पैसा चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। पैसा उसके पास बहुत कम हो गया था, तो रशिया ने कहा कि जो भी अमेरिका की बात को साइड रखकर मेरे से तेल खरीदेगा मैं सस्ते में उसे तेल देना स्टार्ट कर दूंगा। राइट? तो रूस ने काफी सस्ते में तेल देना स्टार्ट कर दिया। तेल काफी सस्ता हो गया था, और इंडिया ने रिक्वेस्ट किया अमेरिका से कि चूंकि हमारा देश 85% तेल बाहर से मंगवाता है और रूस काफी सस्ता तेल दे रहा है, प्लीज हमें 2-4 महीने के लिए तेल उससे खरीदने की इजाजत दे दी जाए। तो अमेरिका ने इंडिया को इजाजत दे दी थी, और तब जाके फिर इंडिया ने रूस से सस्ता तेल खरीदा था। और सवाल ये है कि हम क्यों अमेरिका से इजाजत लेते हैं कि हमें तेल लेने दो रूस से? रीजन क्या है? अमेरिका के प्रतिबंध, मतलब अगर आपने रूस से तेल लिया तो फिर आपका और हमारा ट्रेड बिल्कुल खत्म। और इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड किसके साथ है? हाँ जी, अमेरिका के साथ। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसे करता है? तो हम नहीं चाहते कि किसी कारण से हमारे और अमेरिका के रिलेशनशिप खराब हो जाए। इसलिए अमेरिका जब सैंक्शंस लगाता है किसी भी देश के ऊपर तो हमें वो बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि हमें वो अमेरिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन वो जो देश जिस पे वो सैंक्शंस लगाता है। लिखिएगा इसके अंदर, इस युद्ध के समय इन दिस वॉर, इस युद्ध के समय इन दिस वॉर रशिया वांटेड मोर एंड मोर मनी। इस युद्ध के अंदर रूस को ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत थी। रूस को ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत थी, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से समर्थन मिल रहा था, बिकॉज यूक्रेन वाज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ अमेरिका। क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से समर्थन मिल रहा था, बिकॉज यूक्रेन वाज गेटिंग सपोर्ट ऑफ अमेरिका। बोल साहब, रूस दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है तेल और गैस के मामले में। रूस इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड एनर्जी इन द वर्ल्ड। रूस तेल और गैस के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, और
इसकी कमाई गैस और तेल से ही होती है, एंड इट्स इनकम इज बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस। इसकी कमाई गैस और तेल के बेचने से ही होती है। फुल स्टॉप। व्हेन यूएसए इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन रशिया, जब अमेरिका ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, व्हेन अमेरिका इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन रशिया, जब अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए तो रशिया के तेल की मांग दुनिया में कम हो गई। देन रशियन ऑयल्स डिमांड फेल शॉर्टर बिकॉज ऑफ दैट। रशिया's oil demand fell shorter during this time। रशिया के तेल की मांग कम हो गई या गिर गई। ऑब्वियसली जब प्रतिबंध लगाएंगे तो देश अब रशिया से तेल नहीं खरीद पाएंगे, और तेल अगर रूस का नहीं खरीद पाएंगे तो उसके तेल की मांग कम हो जाएगी। अब जब मांग कम हो जाती है ना, तो दाम भी कम हो जाते हैं। इसलिए रशिया के तेल के दाम काफी कम हो गए थे, और इंडिया ने रिक्वेस्ट किया अमेरिका को कि प्लीज हमें 3-4 महीने के लिए तेल खरीदने की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि हमारा देश तेल ज्यादातर बाहर से खरीदता है, और तेल अगर सस्ता मिल रहा है तो हमें लेने की इजाजत रूस से दे दी जाए। लेकिन इन कारणों से रूस का तेल काफी सस्ता हो गया। बिकॉज ऑफ दैट द रशियन ऑयल बिकेम चीपर। इन कारणों से रूस का तेल काफी सस्ता हो गया। भारत ने अमेरिका से गुजारिश की, इंडिया रिक्वेस्टेड अमेरिका, भारत ने अमेरिका से गुजारिश की, इंडिया रिक्वेस्टेड अमेरिका टू अलाउ द इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। भारत ने अमेरिका से गुजारिश की कि कुछ समय के लिए उसे रूस से तेल लेने की इजाजत दे दी जाए। इंडिया रिक्वेस्टेड अमेरिका to allow it to import oil from रशिया। ठीक है, इसी कारण से अभी कुछ महीनों में रशिया बन गया था इंडिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर। हम सबसे ज्यादा तेल कहाँ से ले रहे थे? रशिया। यूं तो हम सबसे ज्यादा तेल लेते हैं सऊदी अरेबिया से, पर सऊदी अरेबिया से भी ऊपर कौन आ गया था? रशिया। रीजन क्या था? वही परमिशन मिल जाना रूस से, और रूस का तेल क्या था? काफी सस्ता था। तो इंडिया ने ज्यादातर तेल कहाँ से खरीदा फिर? रूस, रशिया से। नॉर्मल डेज में हम ज्यादातर तेल कहां से लेते हैं? सऊदी अरेबिया से, क्योंकि नॉर्मल डेज में अमेरिका के सैंक्शंस अथवा प्रतिबंध रूस पर लगे होते हैं, तो ज्यादातर तेल हम रशिया से खरीद नहीं सकते उस टाइम पे। लिखिए इसके अंदर, इसी कारण से जब अमेरिका से भारत को इजाजत मिल गई, बिकॉज ऑफ दैट व्हेन इंडिया गॉट परमिशन फ्रॉम अमेरिका, इसी कारण से जब अमेरिका से भारत को मंजूरी मिल गई, तो भारत ने ज्यादातर तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया। देन इंडिया स्टार्टेड इंपोर्टिंग मैक्सिमम ऑफ द ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड दैट इज व्हाई टुडे रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया। इसलिए आज रूस भारत को सबसे ज्यादा तेल का निर्यात करता है। इसलिए आज रूस भारत को सबसे ज्यादा तेल का निर्यात करता है। दैट इज व्हाई रशिया इंपोर्ट मैक्सिमम ऑफ द ऑयल, या मैक्सिमम ऑयल टू द, या आप कह सकते हैं कि रशिया इज द हाईएस्ट इंपोर्टर टू इंडिया, या रशिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ द ऑयल टू इंडिया। बात तो सही कि नहीं है? तो याद रखिए, जिन देशों में सबसे ज्यादा ऑयल और गैस है, उन देशों में अशांति हो तो हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए, युद्ध अगर हो रहा है वहां पर, तो पैसा चाहिए उसके लिए, और पैसा कहाँ से आएगा? तेल और गैस को बेचने से। तो उनको जल्दी से जल्दी जो है तेल और गैस बेचना पड़ता है। जल्दी माने ज्यादा सप्लाई ऑयल और गैस की, एंड सप्लाई ज्यादा मीन्स प्राइस कम, है ना? ये बात यहां से हम बात करेंगे नोट लगाकर कि स्वीट क्रूड ऑयल क्या होता है। डाली नोट इसके अंदर नीचे अब, और नोट में लिखिएगा
स्वीट क्रूड ऑयल, मीठा कच्चा तेल। तो ये मीठा कच्चा तेल क्या चीज है? मीठा कच्चा तेल, कच्चा तेल वो है जो रॉ फॉर्म में है और हम उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं उसका। मगर ये स्वीट मतलब क्या? अगर सल्फर की मात्रा कम है कच्चे तेल में तो हम बोलते हैं उसे स्वीट क्रूड ऑयल, और सल्फर की मात्रा ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं हम लोग सावर, माने खट्टा क्रूड ऑयल। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हाल ही में स्वीट क्रूड ऑयल एक टर्म न्यूज में डिस्कस की गई। स्वीट का संबंध किस केमिकल के साथ है? नाइट्रोजन, सल्फर और ना जाने कौन कौन से, मरकरी को जैसे लिखा हुआ था। तो आंसर क्या होगा इसका? सल्फर। लिखिए इसके अंदर, जब कच्चे तेल में whenever the crude oil contains less sulfur, जब कच्चे तेल में सल्फर की मात्रा कम हो, whenever the crude oil contains less sulfur, जब कच्चे तेल में सल्फर की मात्रा कम हो तो उसे स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड स्वीट क्रूड ऑयल। तो उसे स्वीट क्रूड ऑयल माने मीठा कच्चा तेल कहते हैं। बट इफ द सल्फर इज हाई इन क्रूड ऑयल, मगर कच्चे तेल में यदि सल्फर ज्यादा होता है, बट इफ द सल्फर इज हाई इन क्रूड ऑयल, देन इट इज कॉल्ड सावर, SOUR, सावर क्रूड ऑयल मीन्स खट्टा, खट्टा कड़वा, सॉरी कड़वा ना, सावर मीन्स कड़वा, सावर क्रूड ऑयल मीन्स कड़वा कच्चा तेल, है ना। खट्टे को भी कड़वा ही बोलते हैं ना, बेटर हो ना, सॉरी सावर तो हुआ खट्टा, हाँ कड़वा नहीं, खट्टा बोलेंगे इसे। तो खट्टा कच्चा तेल, खट्टा कच्चा तेल। तो चाहे खट्टा बोलिए चाहे बोलिए उसे मीठा, माने स्वीट, और जो ये सावर है, सावर में सल्फर ज़्यादा और स्वीट में सल्फर कम होगा। अब सल्फर कम होने से क्या बेनिफिट है? सल्फर कम होगा तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि जब हम गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, तो उससे सल्फर बाहर निकलता है। सल्फर हमारी बॉडी में जाकर कैंसर बनता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। भाई गाड़ियां चलाने से धुआं निकलता है ना, तो धुएं में क्या क्या निकलता है? दो चीज निकलती है, नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स निकलते हैं बाहर। उनको ब्रीद इन करने से लीवर की प्रॉब्लम, राइट, किडनी की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसलिए बड़े शहरों में जो प्रदूषण, हम कहते हैं गाड़ियों का प्रदूषण हो रहा है, तो गाड़ियों का प्रदूषण मीन्स किसका प्रदूषण? सल्फर। तभी तो छोटे छोटे बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है दिल्ली या बड़े शहरों में जो छोटे बच्चे हैं। तो सल्फर होता है, इसलिए प्रदूषण काफी ज्यादा होता है इनका। अगर सल्फर ही कम हो तो अच्छी बात है। ये लिखे अब इसके अंदर, सल्फर इज polluting content in the environment। सल्फर से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। सल्फर इज द polluting content in the environment। सल्फर से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। तो जितना सल्फर कम उतना बढ़िया, सीधी सी बात है। जितना सल्फर कम उतना सल्फर उतना बढ़िया होगा। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में। इंपोर्ट मीन्स आयात, गोल्ड का आयात। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तेल तुम लेते लेते हैं, और तेल तो लेना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है हमारे पास। गाड़ियां चलानी है, तेल तो चाहिए। नाउ इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। लोग सोना क्यों खरीदते हैं? इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, लोग सोना क्यों खरीदते हैं? क्या कारण होंगे सोना खरीदने के? एनी गेस?
एक तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा आभूषण, आभूषण ज्वेलरी। शादियों के टाइम पर अगर आप देखें तो एक फैमिली की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? गोल्ड, कि गोल्ड कितना लेना है। और ये दूसरी बात ये कि लोगों की अट्रैक्शन गोल्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा है, सही कि नहीं है? और अगर गोल्ड वो ज़्यादा पहनते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अब ये बात सही नहीं, हम नहीं जानते हैं, मगर गोल्ड मुझे लगता है कि जैसे इस देश में लोगों का एक साइकोलॉजिकल भी सेटअप है कि जितना ज़्यादा गोल्ड उतना अच्छा वो फील करते हैं। अच्छा, अगर आप में से किसी को फैंटेसी है गोल्ड की कि गोल्ड, ज़्यादा गोल्ड पहनना है, ज़्यादातर महिलाओं में ऐसी फैंटेसी होती है कि गोल्ड ज़्यादा पहने, 10 लाख का हार हो या 50 लाख का हार हो, या ऐसी फैंटेसी होती है। मगर कई पुरुष भी हमने देखे हैं साउथ इंडिया के अंदर जो हाथों में 5 उंगलियों में उनकी सोने की अंगूठियां हैं, राइट, बड़ा सा वो चेन पहन लेते हैं। तो ये सारी फैंटेसी है गोल्ड के लिए। तो इस देश में गोल्ड का इंपोर्ट काफी ज्यादा है। हमारे देश में गोल्ड खाली 20% पैदा होता है, बाकी 80% गोल्ड बाहर से मंगवाते हैं। अगर लोग ऐसी फैंटेसी रखेंगे गोल्ड की, गोल्ड पहनने की, तो गोल्ड बाहर से आ रहा है, और बाहर से आ रहा मीन्स हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फॉरेक्स हमारा कम होता है। आज जिसने गोल्ड लेना है ज्वेलरी के लिए, तो उसका क्या चाह रहा है फिर? उसको गोल्ड चाहिए। पर कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे मान लो पैसा है पड़ा हुआ, गोल्ड ले लेंगे कि गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे एज्यूम करते हैं। जैसे मान लो आप गोल्ड अभी ले लें, सपोज मान लेते हैं 10 ग्राम गोल्ड, 1 तोला, जो मान लो 56,000 रुपए का है। अगले साल यही गोल्ड हो जाएगा 61,000 रुपये का, मान लेते हैं। तो उसने कितना पैसा कमाया? 5,000 रुपये एक साल के अंदर। अगर बैंक में पैसा डालता यही 56,000 रुपये, तो उसे इंटरेस्ट मिलता लगभग 2,500 रुपये। तो 2.5 बढ़िया है कि 5 बढ़िया है? बताइए मुझे। देखिए, आप अंडरस्टैंड करिए, बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो है लगभग 5-5.5% जो ब्याज है। आप लाख रुपए बैंक को देंगे तो साल के बाद आपको हटाएगा वो 5,500 रुपए अप्रोक्सीमेटली, या 6% है तो 6,000 हटाएगा। मगर जो गोल्ड अभी 1 तोला 10 ग्राम 56,000 रुपए का मान लेते हैं, वो साल बाद हो जाएगा लमसम, मैं इतना गारंटी देता हूं 61,000 हो जाएगा अगले साल तक, वो 61,000। बात है कि नहीं है? तो पॉइंट ये है कि आपने 56,000 रुपए का लिया, मान लो 60 भी हो गया, तो कितना कमाया आपने? 4,000 कमाया ना। और अगर आप लाख दे रहे थे तो आप 5-5.5 कमा रहे थे। 56 मीन्स लाख का सीधा हाफ है कि नहीं है? कमाई ज्यादा है कि नहीं है? तो बैंक में पैसा डालने से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं ब्याज के रूप में, या गोल्ड में निवेश करने से आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? गोल्ड में निवेश करने से। और गोल्ड में आप निवेश ही कर रहे हैं, जैसे मान लो गोल्ड में ले रहा हूं और उसे घर में बंद कर रहा हूं, तो मेरा पर्पस क्या? खाली पैसा कमाना। उस गोल्ड से कोई ज्वेलरी नहीं बनी है, खाली उसे लाकर कमरे में रख दिया गया है, अलमारी में रख दिया गया है, ताकि मैं अगले साल उसको बेचूं और पैसा कमाऊं। अब इस गोल्ड का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्या करना? पैसा बनाना, ना कि उसे पहनना। तो जब से गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एजेंडा बन चुका है, तब से इसके प्राइसेस काफी ज्यादा मार्केट में जा चुके हैं, बिकॉज गोल्ड हम ज्यादा खरीदने हैं, एक ज्वेलरी के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बस है कि नहीं है? आइए गोल्ड का इंपोर्ट की हम बात करते हैं। तो इंडिया 80% गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करता है। क्या करता है? 80% आयात करता है। लेकिन भारत लगभग 80% सोना आयात करता है। इंडिया इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द गोल्ड। भारत लगभग 80% सोना आयात करता है। इंडिया इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द गोल्ड, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द गोल्ड। बात है कि नहीं है? अब इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट किस में जाएगी? डॉलर्स में। डॉलर में पेमेंट जाएगी तो नुकसान क्या है? देखो, इंपोर्ट करने के नुकसान क्या होता है? करेंसी आपकी गिरती है, फॉरेक्स कम होता है, ये नुकसान है। तो कम से कम लोग इंपोर्ट करें,
ये जरूरी है गोल्ड का स्पेशली। तो लिखिएगा, आयात करने से दो नुकसान होते हैं। बिकॉज ऑफ इंपोर्ट देयर आर टू प्रॉब्लम्स। आयात करने से दो नुकसान होते हैं। पहला है, फर्स्ट है, रूपी एज करेंसी विल फॉल। भारतीय मुद्रा रुपए की कीमत गिर जाएगी। रूपी एज करेंसी विल फॉल। भारत की मुद्रा रुपए की कीमत गिर जाएगी। रूपी एज करेंसी विल फॉल। भारत की मुद्रा रुपए की कीमत, और ये आपको मैं समझा चुका हूं क्यों ऐसा होता है। दूसरा क्या है कि इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेक्स कम होगा, माने विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। देखिए, आयात करने से, दूसरा पॉइंट, आयात करने से विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। इंपोर्ट विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ फॉरेक्स, डिक्रीज ऑफ फॉरेक्स, FOREX, माने फॉरेन एक्सचेंज अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो, या फॉरेक्स माने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये कम हो जाएगा। दो नुकसान है। तो इंडिया चाहेगा या गवर्नमेंट चाहेगी भारत की कि भाई इंडिया कम से कम क्या ले, गोल्ड ले, है ना, इंडिया कम से कम गोल्ड ले। तो इसलिए क्या किया गया है, एक स्कीम जारी की गई है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है, उससे जानने से पहले हम ये लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, कि ताकि हम गोल्ड जो हमारे घरों में पड़ा हुआ है ना, हम उसे बैंक में जमा करवा दें और ब्याज कमाएं। 2% ब्याज मिलता है गोल्ड को, आप घर में जो पड़ा है खाली ऐसे ही। कई बार हमारे घर में ऐसा गोल्ड होता है, सोना, ज्वेलरी होती है जो हम पहनते नहीं हैं और ऐसी पड़ी हुई है, जैसे दादी की, नानी की ज्वेलरी, या के मम्मी हैं उनकी ज्वेलरी है जो पड़ी हुई है काफ़ी समय से और उसे नहीं पहनते हैं। उनका ये है कि जब बेटी की शादी होगी तो उसे तोड़वा कर नया डिजाइन कुछ बना लेंगे, ये उनका प्लान है मान लीजिए। तो इतने सालों से, 10 सालों से पड़ी है घर में। इससे बेटर क्या है कि आप उस ज्वेलरी को बैंक में जमा कर दें। ज्वेलरी आपकी है, मगर आपको हर साल उस ज्वेलरी पे 2% मिलेगा ब्याज। मतलब अगर लाख रुपए की वो ज्वेलरी है तो 2000 पर साल क्या मिलेगा आपको, ब्याज। बात है कि नहीं है? अगर 10 लाख की ज्वेलरी है तो 20,000 एक साल का मिलेगा ब्याज। और वैसे भी घर में पड़ी थी तो क्या कर रही थी वो, कुछ नहीं कर रही थी। घर में ज्वेलरी पड़ी है, क्या हो रहा है उससे, कुछ नहीं हो रहा है। अगर उसे आप बैंक में जमा करवा देते हैं तो पैसे कमाने का एक मौका है। 10,000 20,000 को बड़ा अमाउंट तो नहीं है, पर अगर मिल ही रहा है तो फिर क्यों छोड़ना इस चीज को, बस है कि नहीं है। तो इस स्कीम के तहत जिनका भी घर में जो गोल्ड है वो यूज नहीं हो रहा और ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसे वैसा ना रखें, अलमारी से निकालें और कहाँ जमा कर दें, बैंक के अंदर। बैंक आपको 2% देगा उसके ऊपर ब्याज। ये पॉलिसी है जिससे आप घर बैठे हुए पैसा कमा सकते हैं गोल्ड को बैंक में रख कर, राइट। तो इसलिए इस योजना के तहत, अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत जो सोना घर में रखा हुआ है, अंडर दिस स्कीम, द गोल्ड विच इज प्रेजेंट इन द हाउस एंड वी आर नॉट यूजिंग इट। सोना घर में पड़ा हुआ है और हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट यूजिंग इट। तो इस योजना के तहत, अंडर दिस स्कीम, तो इस योजना के तहत अंडर दिस स्कीम वी कैन डिपॉजिट दिस गोल्ड इन द बैंक। तो इस योजना के तहत हम उस सोने को बैंक में जमा कराकर, उस सोने को बैंक में जमा कराकर उसके ऊपर 2% या 2% का ब्याज कमा सकते हैं। वी कैन अर्न द 2% प्रॉफिट ऑन दैट, द 2% प्रॉफिट ऑन दैट। हम उसे 2% ब्याज जो है वो कमा सकते हैं, बात है कि नहीं।
अब सवाल है कि बैंक को क्या फायदा इससे होता है, बताओ जरा। बैंक को इससे क्या फायदा हो रहा है? हम गोल्ड बैंक के पास रख रहे हैं और बैंक हमें पैसा दे रहा है, तो बैंक भी तो कमा रहा होगा इससे। बैंक की कमाई कैसे हो रही है गोल्ड बैंक को देने से? तो देखिए, बैंक जब लोन देता है ना, बैंक जब लोन देता है तो वो अपनी डिपॉजिट के हिसाब से देता है। अगर गोल्ड 10 लाख का डिपॉजिट हुआ है ना, तो बैंक बोलता है कि मेरे पास 10 लाख आ गया है, फिर आरबीआई उसको उसके डिपॉजिट के हिसाब से लोन देने की परमिशन देता है। तो एक्चुअली में गोल्ड तो वहां पड़ा उसके पास, तो उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 10 लाख रुपए, तो बैंक 10 लाख का लोन किसी को दे सकता है, ये कहकर कि मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी, ये सोना पड़ा हुआ है, इसके बेसिस पे मैं 10 लाख का लोन दे रहा हूँ। तो लोन देता हूँ, वहां से पैसा कमाता, फिर आपको 2% देकर जाओ, आप भी इंजॉय करो, ये उसका पॉलिसी है। तो बैंक इस तरीके से आपके घर में फ्री में ऐसे पड़े हुए, खाली पड़े हुए गोल्ड से पैसा बना सकता है और आपको भी दे सकता है। कितने %? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है काफी समय से कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 2%। और ये स्कीम लॉन्च कब हुई? 2015 में। बाकी बातें कल की क्लास में हम खत्म करेंगे।